हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपके बायोलॉजी एजुकेटर एंड बायोलॉजी मेंटोर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिंप्लेक्स में। मैं आपके लिए लेकर आई हूं वन शॉर्टेड वीडियो लेक्चर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। यहाँ पर हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ब्लड क्या है एंड ब्लड का कंपोजिशन क्या है। ब्लड का कितना परसेंट प्लाज्मा होता है और कितना परसेंट फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं एंड इनके जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उसमें कौन कौन आ जाएंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। कब टिश्यू फ्लूइड कहेंगे, कब लिम्फ कहेंगे, इनके क्या कंपोजिशन है वो हम लोग देखेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सर्कुलेटरी पाथवे। मतलब सर्कुलेटरी पाथवे के कौन कौन से टाइप के होते हैं, सिंगल सर्कुलेशन क्या है एंड यहाँ पर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या है एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन यहाँ पर हम लोग डिटेल में देखेंगे। एंड चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। जो कार्डियक एक्टिविटी है उसको कौन रेगुलेट करता है, ये डिस्कस करेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या डिसऑर्डर्स है, लाइक हार्ट फेल्योर क्या है, अंजाइना पेक्टोरिस क्या है, कार्डियक अरेस्ट क्या है, हार्ट अटैक क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सिंपल ऑर्गेनिज्म का। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं कौन, लाइक स्पंजेस, सीलेंट्रेट, इनका जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है वो क्या होता है, वाटर। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पंजेस और सीलेंट्रेट होते हैं इनका सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या होता है, वाटर होता है। और ये वाटर के हेल्प से ही सब्सटेंसेस का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एंड वहीं पर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें स्पेशल फ्लूइड होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस का, वो क्या है, ब्लड। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म का जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है वो क्या होता है, ब्लड होता है। एंड यहाँ पर बात करते हैं ब्लड के अलावा जो बॉडी फ्लूइड होता है वो लिम्फ होता है। लिम्फ भी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। एंड इसके अलावा लिम्फ को हम और क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। कब टिश्यू फ्लूइड कहेंगे, कब लिम्फ कहेंगे, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लड। जो ब्लड होता है ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो ब्लड होता है ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें क्या होते हैं, इसके फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। ब्लड में क्या क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। एंड बात करते हैं प्लाज्मा का। तो जो प्लाज्मा होता है वो स्ट्रॉ कलर्ड होता है, मतलब भूसे के कलर का होता है, हल्का पीला होता है। एंड ये विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस फ्लूइड की बात करें तो ये चिपचिपा होता है और ये टोटल ब्लड का 55% होता है। जो प्लाज्मा है ये टोटल ब्लड का कितना होता है, 55%। यहीं पर बात करते हैं प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है। एंड बात करते हैं प्रोटीन का तो 6 to 8% होता है। इसमें कुछ मेजर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कौन कौन सा, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन। पहला क्या है, फाइब्रिनोजन है, सेकेंड आपका क्या है, ग्लोब्यूलिन है, थर्ड आपका क्या है, एल्ब्यूमिन है। इनके क्या फंक्शन है ये भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आइए देखते हैं फाइब्रिनोजन के क्या फंक्शन है। तो फाइब्रिनोजन का फंक्शन क्या है, ये क्लॉटिंग या फिर ब्लड के कोएगुलेशन में हेल्प करता है। वहीं पर बात करते हैं ग्लोब्यूलिन का, ये डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है बॉडी की। अब वहीं पर बात करते हैं एल्ब्यूमिन के फंक्शन का, ये ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स होते हैं लाइक सोडियम आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयन। एंड इसके अलावा यहाँ पे ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड लिपिड्स होते हैं। एंड इसमें जो ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड
आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एंड इन एक्टिव फॉर्म। मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो भी कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में, किस फॉर्म में, तो इन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एंड प्लाज्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, सीरम। इसे और भी लिख सकते हैं, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इक्वल टू सीरम। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्ड एलिमेंट। जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है ये टोटल ब्लड का कितना होता है, 45% होता है। अब देखिए जो फॉर्म्ड एलिमेंट है इसमें क्या क्या आ जाएंगे, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में नंबर 1 इरिथ्रोसाइट्स, नंबर 2 ल्यूकोसाइट्स, नंबर 3 प्लेटलेट्स आ जाएंगे, जिन्हें कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोल देते हैं। एंड देखिए ये 45% होता है ब्लड का। ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है एंड 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इरिथ्रोसाइट्स। किसको इरिथ्रोसाइट्स बोल रहे हैं, आरबीसी को बोल रहे हैं। आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं या फिर रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, जो आरबीसी होते हैं ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं ऑल सेल्स इन द ब्लड। ब्लड में जितने भी सेल, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, उसमें से जो मोस्ट अबंडेंट होती हैं वो आरबीसी होती हैं। आरबीसी का काउंट कितना होता है अभी वो हम लोग देखेंगे। ए हेल्दी एडल्ट मैन हैज ऑन एन एवरेज 5 million to 5.5 million ऑफ आरबीसी पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। जो आरबीसी होता है वो 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होती हैं पर mm क्यूब, ये आपको ध्यान रखना है। एंड यहीं पर इसको हम पर mm क्यूब इस तरह से भी लिख सकते हैं, फाइव टू 5.5 मिलियन पर mm क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, 5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब क्या होता है, आरबीसी होता है। चलिए आगे देखते हैं। आरबीसी आर फाउंड इन द रेड बोन मैरो। एडल्ट में आरबीसी कहाँ बनती है, रेड बोन मैरो में। बात एडल्ट की करते हैं, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, सब कहाँ पर बनेंगे, रेड बोन मैरो में बनेंगे। आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन द मोस्ट ऑफ मैमल्स। देखिए जो आरबीसी होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, एब्सेंट होता है। मोस्ट ऑफ द मैमल्स में कैसा होता है, बाई कॉन्केव शेप का होता है। देखिए जो न्यूक्लियस है, जब इमैच्योर आरबीसी रहती है तब क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब आरबीसी मैच्योर हो जाती है न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। इस वजह से ई न्यूक्लिएटेड टर्म दिया जाता है। कुछ मैमल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो बाई कॉन्केव शेप का होता है। हाँ एक सेकेंड, आरबीसी जो होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर इसमें न्यूक्लियस नहीं होते, मतलब इमैच्योर में न्यूक्लियस पाया जाता है, मैच्योर में एब्सेंट हो जाता है। और आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाई कॉन्केव। ध्यान रखना ये आरबीसी का शेप दिया हुआ, न्यूक्लियस का शेप नहीं है। आरबीसी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, बाई कॉन्केव होता है। अब देखिए, और इसका आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। किसके वजह से, क्योंकि इसमें आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। एंड इसी की वजह से आरबीसी का कलर आता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में कितना होता है, तो 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन एवरी 100 ml ब्लड में होता है। 100 ml ब्लड में हेल्दी पर्सन की बात करें कितना हीमोग्लोबिन होता है, 12 to 16 ग्राम।
दीज मॉलिक्यूल्स प्ले इन सिग्निफिकेंट रोल, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। इनका मेन काम क्या है, ये रिस्पायरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करती हैं। आरबीसी का मेन काम क्या है, ये रिस्पायरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करती हैं, लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो आरबीसी होती है इनकी एवरेज लाइफ स्पॉन 120 डेज होती है एंड 120 डेज के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और डिस्ट्रॉय कहां पर होते हैं, स्प्लीन में। इस वजह से स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ल्यूकोसाइट्स। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, एरिथ्रोसाइट्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ल्यूकोसाइट, बोले तो डब्ल्यूबीसी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो ल्यूकोसाइट्स हैं इन्हें व्हाइट ब्लड सेल या डब्ल्यूबीसी के नाम से जाना जाता है। दे आर कलरलेस। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं कलरलेस होती हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होते हैं। ये कैसी होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं। आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड टर्म आरबीसी के लिए यूज किया जाता है क्योंकि जब आरबीसी इमैच्योर होती हैं तो न्यूक्लियस पाया जाता है, जब मैच्योर हो जाती हैं तो न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, इसलिए आरबीसी के लिए ई न्यूक्लिएटेड टर्म यूज किया जाता है। ल्यूकोसाइट में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, सॉरी डब्ल्यूबीसी की बात करें तो न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, इसलिए क्या बोला गया है कि जो डब्ल्यूबीसी है ये न्यूक्लिएटेड होता है और आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होता है एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर। और इनका जो नंबर होता है ल्यूकोसाइट का वो कम होता है, कितना होता है, 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। कितना होता है इसका काउंट, तो 6000 to 8000 पर mm³। और आरबीसी कितनी थी, 5 to 5.5 मिलियन पर mm³। ल्यूकोसाइट्स का जो लाइफ स्पॉन होता है वो शॉर्ट लाइफ होता है, मतलब फ्यू डेज हो सकते हैं, कुछ मंथ हो सकते हैं या फिर कुछ ईयर्स भी हो सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी का आपको ध्यान रखना है कैसा होता है, शॉर्ट लाइफ होता है। देखिए डब्ल्यूबीसी को 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो कौन कौन से हैं, पहला है ग्रैनुलोसाइट, दूसरा है ए ग्रैनुलोसाइट। WBC are divided in 2 parts. First one granulocyte, second one A granulocyte. A granulo का मतलब ग्रेन्यूल एब्सेंट होगा। देखो यहाँ पर A लगा हुआ है, मतलब ग्रेन्यूल एब्सेंट होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो नहीं पाए जाएंगे, जिसमें उन्हें ए ग्रेनुलोसाइट कहा जाएगा। जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाएंगे उन्हें ग्रेनुलोसाइट कहा जाएगा। तो चलिए देखते हैं ग्रेनुलोसाइट्स में क्या क्या आ जाएगा। नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स, नंबर 2 योस्नोफिल्स, नंबर 3 बेसोफिल्स are different types of granulocyte. The granulocytes are of 3 types. First one neutrophils, second one eosinophils, third one basophils. अब यहाँ पर बात करते हैं न्यूट्रोफिल का, तो मोस्ट अबंडेंट सेल्स होती हैं। कितनी होती हैं, 60 to 65% ऑफ टोटल WBC। टोटल WBC का न्यूट्रोफिल 60 to 65% होती हैं। एंड बेसोफिल की बात करें तो ये सबसे कम होती है, लीस्ट होती हैं। मोस्ट अबंडेंट WBC क्या है, वो है आपका न्यूट्रोफिल्स। लीस्ट अबंडेंट WBC क्या है, वो है आपका बेसोफिल्स। कितना होता है ये, 0.5 to 1%। अब वहीं पर बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट का, तो ये कैसे होते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, ये फैगोसाइटिक सेल होते हैं। और मोनोसाइट की बात करें तो ये 6 to 8% होता है। एंड ये देखिए क्या होते हैं, जो न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स ये कैसे होते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। डिस्ट्रॉय ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग दी बॉडी। फॉरेन ऑर्गेनिज्म किसकी बात कर रहा है, कोई भी ऐसा पार्टिकल जो हमारे बॉडी के लिए नया हो, हमारे बॉडी में एंटर करे, उन्हें क्या बोलेंगे, फॉरेन पार्टिकल बोलेंगे। जैसे कि चाहे वो बैक्टीरिया हो सकता है, चाहे वायरस हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, A to Z। अब देखिए जो बेसोफिल्स है वो सिक्रीट क्या करती हैं, हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपैरिन। जो हिस्टामिन होती हैं वो वैसोडायलेटर होती हैं, जो सेरोटोनिन होती हैं ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होती हैं, जो हिपैरिन होती हैं ये नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होती हैं।
और ये इन्वॉल्व किसमें होती हैं? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में। किसमें इन्वॉल्व होती है बेसोफिल? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में। बात करते हैं इओसिनोफिल का, तो ये 2 to 3% होती हैं। इओसिनोफिल का फंक्शन क्या होता है? ये इन्फेक्शन को रजिस्ट करते हैं, ये इन्फेक्शन को रजिस्ट करते हैं और एसोसिएटेड होते हैं एलर्जिक रिएक्शन से। वहीं पर बात करते हैं लिम्फोसाइट का, ये 20 to 25% होते हैं। 2 मेजर टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। और ये जो बी एंड टी लिम्फोसाइट होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा WBC आर आप 2 टाइप, फर्स्ट वन ग्रेनुलोसाइट, सेकेंड वन ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में आपके कौन कौन आ जाएंगे? बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। बेसोफिल 0.5 to 1% होता है, इओसिनोफिल 2 to 3% होता है एंड न्यूट्रोफिल 60 to 65% होता है। बेसोफिल इन्वॉल्व होती है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में। इओसिनोफिल की बात करें तो इन्फेक्शन को रजिस्ट करता है और इन्वॉल्व होती है, एसोसिएटेड होती है एलर्जिक रिएक्शन के साथ। न्यूट्रोफिल की बात करें तो वो एक्ट करती है एज अ फेगोसाइटिक सेल की तरह। अब वहीं पर बात करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट का, तो उसमें मोनोसाइट आ जाएगा एंड लिम्फोसाइट आ जाएगा। जो मोनोसाइट होते हैं 6 to 8% होते हैं और जो लिम्फोसाइट होते हैं वो 20 to 25% होते हैं। यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है, हाँ अभी अभी हमने क्या बोला, अब देखेंगे इन सबका न्यूक्लियस। सबसे पहले बात करते हैं बेसोफिल का न्यूक्लियस। तो बेसोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप या फिर डम्बल शेप का होता है। बेसोफिल का न्यूक्लियस एस शेप या फिर डम्बल शेप का होगा। एंड वहीं पर बात करते हैं इओसिनोफिल का न्यूक्लियस। तो इओसिनोफिल का न्यूक्लियस कैसा होता है? तो इओसिनोफिल का जो न्यूक्लियस है, ये देखिए ये यहाँ पर बना हुआ है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? डंबल शेप या फिर हॉर्स शू शेप या फिर हेडफोन शेप का होता है। न्यूट्रोफिल के न्यूक्लियस की बात करें ये कैसा होता है? ये मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है। ये देखिए ये मल्टी लोब न्यूक्लियस दिखाया गया है। तो आपका न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस मल्टी लोब होता है। बात करते हैं मोनोसाइट का, तो मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है ये कैसा होता है? बीन शेप का होता है। और वहीं पर बात करते हैं लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस का, तो वो कैसा आपको देखने को मिलेगा? सर्कुलर देखने को मिलेगा। ये न्यूक्लियस भी आपको ध्यान रखना है, ये आरबीसी है, ये प्लेटलेट्स है। आइए देखते हैं, बात करते हैं प्लेटलेट्स का। जो प्लेटलेट्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? कॉमनली थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। सेल फ्रैगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट। प्लेटलेट्स कौन प्रोड्यूस करता है? मेगा कैरियोसाइट सेल प्रोड्यूस करती है। कहां पर? बोन मैरो में। जो ब्लड होता है नॉर्मली 1.5 लाख से 3.5 लाख पर टोटल ब्लड का कितना प्लेटलेट्स होता है? 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ होता है। Platelets can release a variety of substance, most of which are involved in the coagulation or clotting of blood. And अगर इनका रिडक्शन इन देयर नंबर, अगर इनका नंबर रिड्यूस होता है तो इस केस में क्या होता है? क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, will lead to excessive loss of blood from the body. अगर प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है उस केस में क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है और बॉडी से एक्सेसिव ब्लड का लॉस हो जाता है। चलिए बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स का। ब्लड ग्रुप की अगर बात करते हैं तो इसकी डिस्कवरी किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कितने टाइप का ब्लड ग्रुप होता है? ब्लड ग्रुप्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट वन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, सेकेंड वन आरएच ब्लड ग्रुपिंग। सबसे पहले हम लोग एबीओ ग्रुपिंग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए जो एबीओ ग्रुपिंग होता है वो बेस्ड किस पर होता है? प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन
ऑन द आरबीसी नेमली ए एंड बी। देखिए सरफेस पे जो एंटीजन होगा या तो ए एंटीजन होगा या तो बी एंटीजन होगा। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडी। देखिए जो आरबीसी की सरफेस होती है उस पे एंटीजन प्रेजेंट होगा, या तो ए एंटीजन होगा या तो बी एंटीजन होगा, और जो प्लाज्मा होगा उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड। ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होता है? 4 होंगे, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ। आइए देखते हैं, जो ब्लड, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज। ऐसा नहीं है कोई भी ब्लड हमें यहाँ पर यूज कर ले। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ब्लड की मैचिंग करवाते हैं। द ब्लड ऑफ ए डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच विद द ब्लड ऑफ ए रिसिपिएंट। डोनर के ब्लड को बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मैचिंग करवाएंगे। किसके साथ? रिसिपिएंट के ब्लड के साथ। अगर मैचिंग हो जाएगी तभी हम ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे, और अगर मैचिंग नहीं होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएंगी एंड आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। एंड चलिए यहां पर देखते हैं, ये देखिए इधर आपको इस कॉलम में ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, इस कॉलम में आपका एंटीजन दिया हुआ है, इस कॉलम में आपका एंटीबॉडी दिया हुआ है, और यहाँ पर डोनर ग्रुप दिया हुआ है। अब देखिए जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन होगा, एंटीबॉडी जस्ट ब्लड ग्रुप का अपोजिट होता है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा लेकिन एंटीबॉडी बी होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ब्लड किस किस से ले सकता है, ए से ले सकता है और ओ वाले से ले सकता है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा, बी होगा, एंटीबॉडी क्या होगी, एंटी ए होगा, और ये ब्लड किससे ले सकता है, बी से और ओ से ले सकता है। वहीं पर बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप का, तो ए बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन कौन सा होगा, ए और बी एंटीजन होगा। एंटीबॉडी इसमें नहीं होती है, और इसमें डोनर ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप, ये देखिए इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है, इसी वजह से ये ए बी से भी ब्लड ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। वहीं पर बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप का, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं होते हैं, लेकिन इसमें एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होते हैं। ए एंटीबॉडी एंड बी एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होता है, इस वजह से ब्लड सिर्फ किससे ले सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ये ले सकता है। अगर बात करते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर का, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो ए बी पॉजिटिव होता है। और यूनिवर्सल डोनर की बात करें, यहां पर देखिए लिखा हुआ है ओ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। ओ ग्रुप में भी ओ निगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं, और ए बी में ए बी पॉजिटिव होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आरएच ग्रुपिंग। देखिए आरबीसी के सरफेस पे ही आरएच एंटीजन भी पाया जाता है, ये प्रोटीनेशियस होता है, एंड इसकी डिस्कवरी कार्ल लैंड स्टीनर एंड बिनर ने किया था, किसमें, रीसस मंकी में किया था, मकाका रीसस था जिसका नाम। तो आइए देखते हैं, एन अदर एंटीजन आरएच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीसस मंकी आल्सो ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी के सरफेस पे। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 80% लोग आरएच पॉजिटिव होते हैं और 20% लोग आरएच निगेटिव होते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल जिसमें आरएच एंटीजन होगा उन्हें आरएच पॉजिटिव कहा जाएगा, और ऐसे जिसमें ये आरएच एंटीजन एब्सेंट होगा उन्हें आरएच निगेटिव कहा जाएगा। आइए देखते हैं कौन किसको अपना ब्लड दे सकता है, किसको नहीं दे सकता है, वो देखते हैं। आरएच नेगेटिव, आरएच पॉजिटिव। आरएच नेगेटिव को अपना ब्लड दे सकता है, आरएच पॉजिटिव को अपना ब्लड दे सकता है, आरएच पॉजिटिव को अपना ब्लड दे सकता है एनी टाइम मेनी टाइम।
एनी टाइम मेनी टाइम। अब वहीं पर क्या RH पॉजिटिव RH निगेटिव को अपना ब्लड दे सकता है? तो नहीं दे सकता है। इस केस में हमें देखने को मिलता है RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH इनकम्पैटिबिलिटी या फिर RH मिसमैचिंग, RH इनकम्पैटिबिलिटी या फिर RH मिसमैचिंग। जिसका एग्जाम्पल है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। चलिए इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस का केस हमें कब देखने को मिलेगा उसको समझते हैं। ये आप ध्यान रखना कि RH निगेटिव को अपना ब्लड दे सकता है, RH पॉजिटिव को अपना ब्लड दे सकता है। आपको यहाँ पर क्लियर हुआ? RH निगेटिव को अपना ब्लड दे सकता है, RH पॉजिटिव को अपना ब्लड दे सकता है, RH पॉजिटिव को अपना ब्लड दे सकता है, RH पॉजिटिव RH निगेटिव को अपना ब्लड नहीं दे सकता है। हमें देखने को क्या मिलेगा? RH इनकम्पैटिबिलिटी या RH मिसमैचिंग, जिसका एग्जांपल है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। आइए देखते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस का केस हमें कब देखने को मिलेगा। इसमें मान लो कि कोई पेरेंट्स हैं, इसमें एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। ये है फादर और ये है मदर। अगर फादर में का एंटीजन RH पॉजिटिव है और मदर का के पास RH निगेटिव है, इस केस में अगर जो फर्स्ट बेबी होगा और इससे जो फर्स्ट बेबी है RH पॉजिटिव है, इस केस में हमें देखने को मिलेगा जो फर्स्ट डिलीवरी है वो कैसा होगा? नॉर्मल होगा। हमें बेसिकली इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस का केस कब देखने को मिलेगा? जब यहाँ पर जो मेल इंडिविजुअल है RH पॉजिटिव होगा, फीमेल जो है RH निगेटिव होगी। जब इसका फर्स्ट बेबी है वो RH पॉजिटिव होगा, जो फर्स्ट डिलीवरी है वो कैसा होगा? नॉर्मल होगा। जो फर्स्ट डिलीवरी है वो नॉर्मल होगा बिकॉज मदर ब्लड फीटस ब्लड वेल सेपरेटेड होते हैं बाय दी हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। अब वहीं पर जैसे ही अब क्या है, आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी जो बेबी का ब्लड है वो मदर के ब्लड के एक्सपोजर में आ जाएगा और जो मदर की बॉडी है वो RH एंटीजन के अगेंस्ट RH एंटीबॉडी बना लेती है। जैसे ही सेकेंड बार प्रेगनेंसी होगी और फिर बेबी का अगर RH पॉजिटिव बेबी हुआ है, उस केस में क्या है, माँ की बॉडी में पहले से ही क्या बना हुआ है? RH एंटीबॉडी बना हुआ है। जैसे ही ये जो सेकेंड प्रेगनेंसी होगी और ये जो एंटीबॉडी माँ के बॉडी में बनी हुई है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ जाने लगेगी? बेबी के बॉडी में जाने लगेगी और बेबी के RBC का डिस्ट्रक्शन करवा देगी एंड कोएगुलेशन करवा देगी, जिससे बेबी को सीवियर जॉन्डिस एंड एनीमिया हो जाएगा, जिससे फाइनली बेबी की डेथ हो जाएगी। आइए देखते हैं, यही इसमें लिखा हुआ है RH एंटीजन में। आइए रीड करते हैं। देखिए, RH निगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड will form a specific antibody against RH antigens. RH group should also be matched before transfusion. ट्रांसफ्यूजन से पहले RH ग्रुप भी मैच कराया जाता है। एंड ए स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी आर mismatching observed between RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of the fetus. एक मदर है जो कि RH निगेटिव ब्लड रख रही है, उसका जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है।
RH antigen of the fetus do not get exposed to RH negative blood of the mother। जो RH एंटीजन फीटस का है वो मदर के RH पॉजिटिव ब्लड के साथ एक्सपोज नहीं होता है। कब? फर्स्ट प्रेगनेंसी में। टू ब्लड्स, दोनों मदर एंड फीटस का ब्लड वेल सेपरेटेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। During the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of maternal blood। देखिए फर्स्ट डिलीवरी के दौरान पॉसिबिलिटी होती है किसका? जो फीटस का ब्लड है वो मदर के ब्लड के एक्सपोजर में आ जाए। अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। इन सच केसेस the mother start preparing antibody against the RH antigen in her blood। In case of subsequent pregnancy, the RH antibody from the mother can leak into the blood of the fetus। अब जो RH एंटीबॉडी मदर में बना हुआ था अब वो लीक होकर के फीटस के ब्लड में जाने लगेगा एंड डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसी, और फीटल आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगेगा। This could be fatal to the fetus or could cause severe anemia and jaundice। और बेबी में ये सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस कॉज कर देता है। इस कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस कहा जाता है। अगर हमें इससे बचना है तो आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी यहाँ पर एंटी RH एंटीबॉडी दे दिया जाता है मदर को, जिससे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। इस केस में क्या है कि जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी होती है मदर को एंटी RH एंटीबॉडी दे दिया जाता है, जिससे मदर के बॉडी में फीटस के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बन पाती है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पर आसानी से खत्म की जा सकती है। कैसे? एंटी RH एंटीबॉडी दे करके। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। आप देखते हैं आपको कहीं चोट लग जाए, कहीं इंजरी लग जाए तो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। जब आपको कहीं पर चोट लगती है तो सबसे पहले आपके टिश्यू डैमेज होते हैं, देन आपके प्लेटलेट्स डैमेज होते हैं। जब आपके टिश्यू डैमेज होंगे तो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करेंगे, जब आपके प्लेटलेट्स डैमेज होंगे तो वो एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करेंगे। अब यहाँ पर कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। अब जो थ्रोम्बोकाइनेज है वो जाकर के किस पे लगते हैं? वो प्रोथ्रोम्बिन पर लगते हैं। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में एक्टिव फॉर्म में। फिर ये थ्रोम्बिन जाकर फाइब्रिनोजन पर लगता है। फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फाइब्रिन में, जिसे हम क्या बोल देते हैं? ब्लड क्लॉट या फिर स्कम। देखिए इसको एनसीईआरटी में थोड़ा सा इधर उधर दिया हुआ है, बट मैंने समराइज करके बता दिया, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। एंड इंजरी आर टाउट। देखिए ब्लड एक्सहिबिट कोएगुलेशन आर क्लॉटिंग। जो ब्लड है उसमें कोएगुलेशन या क्लॉटिंग हो जाता है जब कोई इंजरी हो जाए या फिर कोई ट्रॉमा हो जाए। दिस इज ए मैकेनिज्म टू प्रिवेंट। देखिए यह एक मैकेनिज्म होता है जिससे बॉडी से एक्सेसिव ब्लड का लॉस ना हो। तो ब्लड क्लॉट, अगर हमें कोई इंजरी हो जाए या कोई ट्रॉमा हो जाए तो कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि ब्लड की क्लॉटिंग हो गई है, जो कि एक्सेसिव ब्लड लॉस को बॉडी से लॉस होने से बचाता है। देखिए ये जो आपका जो ब्लड क्लॉट है वो कैसा होता है, ये ध्यान रखना है। ये डार्क रेडिश ब्राउन स्कम होता है। ये डार्क रेडिश ब्राउन स्कम होता है कहाँ पर? जहां पर कोई कट या इंजरी लग जाती है वहां पर ये आपको दिखेगा। चलिए देखिए, इट इज ए क्लॉट और कोएगुलम फॉर्म मेनली ऑफ ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड। ये जो कोएगुलम होता है ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड होता है जिसे फाइब्रिन कहते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। ठीक, तो ये जो नेटवर्क ऑफ थ्रेड होते हैं ये किसको ट्रैप कर लेता है? डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट को। फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। जब थ्रोम्बिन एंजाइम किस पर लगता है? फाइब्रिनोजन पर, तो फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में। जो फाइब्रिनोजन होता है ये इनएक्टिव होता है और फाइब्रिन एक्टिव फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखिए, थ्रोम्बिन्स in turn are formed from an other inactive substance present in the plasma called prothrombin।
जो प्रोथ्रॉम्बिन होता है वो भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। प्रोथ्रॉम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, इसे कन्वर्ट कौन करता है? थ्रोम्बोकाइनेज। ये देखिए, एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज रिक्वायर फॉर द अबव रिएक्शन। दिस कॉम्प्लेक्स इज फाउंड बाय ए सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम। ध्यान रखिएगा वो क्या है, इसे हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस, इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एक्टिव फॉर्म। प्लाज्मा में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एंड इंजरी और ट्रामा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स इन द ब्लड। अगर कोई इंजरी हो जाती है, कोई ट्रामा हो जाता है, तो प्लेटलेट जो है वो रिलीज करता है कुछ फैक्टर जो कि एक्टिवेट कर देते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन को। सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय, कुछ फैक्टर टिश्यू के द्वारा भी रिलीज होता है जहां पर इंजरी हुई रहती है, ये भी इनिशिएट करवाता है किसको? कोएगुलेशन को। कैल्शियम आयन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फ। अगर बात करें लिम्फ का, तो लिम्फ क्या होता है? आइए देखते हैं। ये क्या है? आर्टरी है। आर्टरी डिवाइडेड होती है थिन ब्रांचेज में, क्या बनाती है? आर्टीरियोल बनाती है। फिर आर्टीरियोल डिवाइड होगी थिन ब्रांचेज में, क्या बनाएगी? कैपिलरी बनाएगी। और ये देखिए आपका इधर क्या है? ये आपका वेन्स है। वेन्स डिवाइडेड होता है थिन ब्रांचेज में, जिसे हम क्या बोल देते हैं? वेन्यूल्स बोल देते हैं। फिर ये जो वेन्यूल्स है ये डिवाइडेड होती है थिन ब्रांचेज में, और ये बना लेती है क्या? कैपिलरी बना लेती है। तो ये देखिए, आर्टरी डिवाइडेड हुए थिन ब्रांचेज में आर्टीरियोल बनाया, आर्टीरियोल डिवाइडेड हुआ और थिन ब्रांचेज में कैपिलरी बन गई। इधर देखिए, वेन्स डिवाइडेड हुआ थिन ब्रांचेज में वेन्यूल बना, वेन्यूल डिवाइडेड हुआ थिन ब्रांचेज में क्या बन गई? कैपिलरी बन गई। अब ये चीजें हमारी बात करते हैं कहाँ पे? ये हमारे बॉडी की टिश्यू है। अब यहाँ पर देखिए, वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस कहाँ पर आ जाती हैं? इस सेल के बीच बीच में आ जाती हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में। ये सब आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ये सब आपस में इस तरह से जुड़ी हुई होती है। एक जाल होता है कैपिलरी का टिश्यू लेवल पर, जो हमारी बॉडी की टिश्यू है, सेल्स के बीच बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस में वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस आ जाते हैं, जिसे टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। जो एक्सेस फ्लूइड होता है इसे ड्रेन करता है लिम्फ वेसल, इसे ड्रेन करता है लिम्फ वेसल। तो अब देखिए, ये जो टिश्यू फ्लूइड है जब इस लिम्फ वेसल में आ जाता है तब इसे हम क्या बोल देते हैं? लिम्फ कह देते हैं। अब ये कहाँ चला जाएगा? हमारे हार्ट में चला जाता है लिम्फ वेसल से होते हुए। चलिए देखते हैं यहाँ पर लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड क्या है। ब्लड पासेस Blood passes through the capillaries in tissues. Some water, along with many small water-soluble substances, move out into the spaces between these cells of tissue. Leaving मतलब छोड़कर, किसको छोड़कर? इसमें लार्जर प्रोटीन्स नहीं होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी नहीं होते हैं। तो आपके टिश्यू फ्लूइड में क्या क्या नहीं होता है? लार्जर प्रोटीन्स, कुछ लार्जर प्रोटीन्स नहीं होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं होते हैं, एंड फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इट हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। इसका मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है जैसा प्लाज्मा में होता है। तो इस टिश्यू फ्लूइड में क्या क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट का WBC में लिम्फोसाइट होते हैं।
इसका फंक्शन क्या है? एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का, कहां पर? बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। ब्लड एंड सेल्स के बीच में न्यूट्रिएंट एंड गैसेस के एक्सचेंज में कौन हेल्प करता है? टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। An elaborate network of vessels is called lymphatic system. Collect this fluid and drains it back to the major veins. मेजर वेन से होते हुए कहाँ चली जाएगी? ये हमारे हार्ट के राइट एट्रिया में, देन सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाएगा। फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। जो फ्लूइड होता है लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल में चला जाता है, तब इसे लिम्फ कह देते हैं। लिम्फ कैसा होता है? यह कलरलेस फ्लूइड होता है। इसमें क्या? स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि इस इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर। लिम्फ इंपॉर्टेंट कैरियर होता है किसका किसका? न्यूट्रिएंट्स का एंड हार्मोन्स का। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल। जो फैट है वो एब्जॉर्ब होता है लिम्फ में, वो एब्जॉर्ब होता है लैक्टियल्स में, किसके थ्रू? लिम्फ के थ्रू, जो कि प्रेजेंट होता है कहां पर? इंटेस्टाइनल बिलाई में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं यहां पर हम लोग सर्कुलेटरी पाथवे। चलिए सर्कुलेटरी पाथवे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवे का। तो सर्कुलेटरी पाथवे आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन ओपन सर्कुलेटरी पाथवे, सेकेंड वन क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। चलिए देखते हैं क्या क्या है। सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन ओपन, सेकेंड वन क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो कहां कहां देखने को मिलेगा? आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में, इन विच ब्लड पंप, ब्लड यहाँ भी पंप होगा ओपन में भी बाई हार्ट, किसके थ्रू? लार्ज वेसल्स के थ्रू, लेकिन कहां पर? ओपन स्पेसेस या फिर बॉडी कैविटी में, जिसे क्या बोलते हैं? साइनसेस बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पर एग्जाम्पल की बात करें ओपन का तो आप एंथे से याद रख सकते हैं। एंथे, ए बार क्या होगा आपका? आर्थ्रोपोडा, नॉन सिफेलोपोड मोलस्क होंगे, ट्यूनिकेट्स, हेमिकॉर्डेटा एंड एकाइनोडर्मेटा। इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का दिया हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का, एनेलिडा में होगा, कॉर्डेटा में होगा एंड सिफेलोपोड मोलस्का में होगा। एंड देखिए यहाँ पर ब्लड पंप होगा बाई हार्ट और ऑलवेज सर्कुलेशन होगा क्लोज नेटवर्क का ब्लड वेसल में। चाहे ओपन हो या क्लोज हो, दोनों जगह ब्लड पंप हो रहा है बाई हार्ट। यहाँ पर लार्ज वेसल्स के थ्रू ओपन स्पेसेस में जाते हैं ओपन में, जबकि क्लोज्ड में कहां पर जाते हैं? नेटवर्क का ब्लड वेसल्स में जाएंगे। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। चलिए बात करते हैं ऑल वर्टिब्रेट का। ऑल वर्टिब्रेट्स पजेज ए मस्कुलर चैम्बर हार्ट। ऑल वर्टिब्रेट मस्कुलर चैम्बर हार्ट रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिशेस का। तो फिशेस में टू चैम्बर हार्ट होता है। फिशेस में कितने चैम्बर हार्ट होता है? टू चैम्बर। वन एट्रिया होता है और वन वेंट्रिकल होता है। वहीं पर बात करते हैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, इसमें थ्री चैम्बर हार्ट होता है। टू एट्रिया होगा एंड वन वेंट्रिकल होगा। वहीं पर बात करते हैं क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स का, तो ये फोर चैम्बर हार्ट रखते हैं। इनमें टू एट्रिया होता है और टू वेंट्रिकल्स होता है। यहीं पर बात करते हैं फिशेस का,
तो फिशेस के हार्ट से ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है और ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। चलिए सर्कुलेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन हमें किसमें देखने को मिलेगा? फिशेस में देखने को मिलेगा। अगर हार्ट से ब्लड एक बार पास हो तो इसे सिंगल सर्कुलेशन कहेंगे। फिशेस में 2 चैम्बर हार्ट होता है, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल। एक आप इसमें क्या होता है? राइट एट्रिया होता है। इसमें राइट एंड लेफ्ट की बात ही नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट होगा। आइए देखते हैं। देखिए जो फिशेस है, ये है फिशेस का हार्ट, ये देखिए एट्रिया है और ये क्या है? वेंट्रिकल है। अब ये है फिशेस का बॉडी पार्ट, ये है फिशेस का बॉडी पार्ट। इसके बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? हार्ट में जाएगा। फिर हार्ट से कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स में ही ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस लंग्स से कहां भेज दिया जाएगा? इसके बॉडी पार्ट को। तो देखिए इसके हार्ट से ब्लड एक बार गुजर रहा है, इसे हम क्या बोल देते हैं? सिंगल सर्कुलेशन। ये कैसा सर्कुलेशन है? तो ये सिंगल सर्कुलेशन है। अगर हार्ट से ब्लड एक बार पास हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम? सिंगल सर्कुलेशन कहेंगे। वही देखिए लिखा हुआ है आपका कि in fishes, heart pump out deoxygenated blood is oxygenated by the gills and supply to the body part from where deoxygenated blood is returned to the heart, single circulation। वहीं पर बात करते हैं एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स का। तो जो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स होते हैं, इनमें क्या क्या इसमें जो लेफ्ट एट्रिया होती है वो कैसा ब्लड रिसीव करती है? ऑक्सीजनेटेड। चलिए इसको समझते हैं। एम्फीबिया एंड रेप्टाइल में 3 चैम्बर हार्ट होता है, ये देखिए। थ्री चैम्बर हार्ट है, इसमें एक वेंट्रिकल होता है, ये है राइट एट्रिया, ये है लेफ्ट एट्रिया और ये है वेंट्रिकल। और यहां से ब्लड कौन लेकर के जाता है? इनके बॉडी पार्ट को एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो इनके बॉडी पार्ट को ब्लड लेकर के जाता है। ये है बॉडी पार्ट। लंग, स्किन और गिल्स। देखिए इनके बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में कौन लेकर के जाता है? तो वो है वेना कावा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लेकर के यहां पर एक एक्स्ट्रा चैम्बर पाया जाता है जिसे जो कि ट्राइएंगुलर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइनस वेनोसस। ये क्या है? साइनस वेनोसस है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से वेना कावा लेकर के कहां पर आता है? साइनस वेनोसस से होते हुए राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया में कैसा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड आया। फिर वेंट्रिकल में आया और यहां से स्किन, गिल्स और लंग्स से ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचा? लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा, जबकि राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा। और लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहां पर आया? वेंट्रिकल में आया और वेंट्रिकल में हो गया ब्लड की मिक्सिंग। अब यहां पर मिक्स ब्लड हो गया। अब ये जो मिक्स ब्लड है
वो इस कोनस आर्टेरियोसस या फिर ट्रंकस आर्टेरियोसस के हेल्प में बॉडी पार्ट में भेज दिया जाएगा। तो मिक्स ब्लड इनके बॉडी पार्ट में आता है, इनकी बॉडी जो है फिर यहाँ से मिक्स ब्लड यूज कर लेती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा से होते हुए कहाँ जाती है, राइट एट्रिया में जाती है। आइए अब इसको पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द, देखिए एम्फीबिया रेप्टाइल की जो लेफ्ट एट्रियम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से रिसीव करती है, गिल्स, लंग्स एंड स्किन से, एंड राइट एट्रियम गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट। अदर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। दे गेट मिक्स ऑफ द सिंगल वेंट्रिकल, और यहाँ पर सिंगल वेंट्रिकल होता है जिसमें ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, एंड मिक्स ब्लड, जो मिक्स ब्लड है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। अब ये मिक्स ब्लड जो है इनके बॉडी पार्ट को भेज दिया जाएगा, फिर वही प्रोसेस यहाँ पर रिपीट होगा, इसी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब नेक्स्ट वहीं पर बात करते हैं बर्ड्स मैमल्स का, इसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होते हैं लेफ्ट एंड राइट एट्रिया के द्वारा इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड। Ventricle pump blood out without any mixing up to two separate circulatory pathway are present in these organisms. These animals have double circulation. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का, ये देखिए क्या है, ये है लंग्स और ये है हार्ट, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या है, बॉडी पार्ट, बॉडी की सेल्स है, टिश्यू या ऑर्गन है। अब यहाँ से बॉडी की सेल्स ने क्या किया, ऑक्सीजन यूज कर लिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में मिक्स कर दिया, ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक कौन लेकर जाएगा, तो लंग्स तक लेकर के जाएगा यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी, और ये क्या है, ये है वेना कावा। अब देखिए लंग्स में क्या होगा, ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां भेज दिया जाएगा, पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रिया में भेज दिया जाएगा। लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां भेज दिया जाएगा, बॉडी पार्ट को, बाय दी हेल्प ऑफ एओर्टा। देखिए यहाँ पर टू सेपरेट पाथवे है, इस वजह से यहाँ पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। हार्ट के राइट साइड में ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होगा और लेफ्ट साइड में ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होगा। इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी की सेल ने क्या किया, ऑक्सीजन यूज कर लिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में मिक्स कर दिया, ब्लड कैसा हो गया यहाँ पर, तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा लेकर आया राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लेकर गई लंग्स में, लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आउट हो गया एंड ब्लड में ऑक्सीजन की मिक्सिंग हो गई। अब ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में आ जाएंगे, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड देन एरोटा के द्वारा बॉडी पार्ट को भेज दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर इस बॉडी पार्ट के आसपास का जो सर्कुलेशन है इसे सिस्टमिक सर्कुलेशन कहेंगे। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन हार्ट टू बॉडी पार्ट टू हार्ट। तो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक सर्कुलेशन शुरू हो रहा है और फिर बॉडी टिश्यू से होते हुए हार्ट के राइट एट्रिया तक आ रहा है।
लंग्स के आसपास के सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। यहाँ पर देखिए हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट के राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो रहा है, देन लंग्स और देन हार्ट के लेफ्ट एट्रिया तक आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए पढ़ते हैं ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। इनके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में एक तो मस्कुलर चैम्बर हार्ट होगा और नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होंगे, और इसके अलावा इसमें क्या होगा, ब्लड होगा। तो ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या है, मस्कुलर चैम्बर हार्ट है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, और क्या है, इनका बॉडी फ्लूइड है, ब्लड एंड लिम्फ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हार्ट का। हार्ट की ओरिजिन कैसी होती है, मेजोडर्मल होती है। सिचुएटेड कहां पर होता है हार्ट, थोरेसिक कैविटी में बिटवीन दी लंग्स, लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है, जो कैविटी होती है, उसे मीडियास्टिनम कैविटी बोलते हैं, वहीं पर हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। तो क्या बोलेंगे, एक्चुअल लोकेशन मीडियास्टिनम कैविटी बिटवीन दी लंग्स इन थोरेसिक रीजन। जो यहाँ पर हार्ट है वो स्लाइटली टिल्टेड होता है, हल्का तिरछा होता है लेफ्ट साइड में। बात करते हैं हार्ट के साइज का, तो हार्ट का जो साइज होता है वो क्लींच्ड फिस्ट साइज का होता है, बोले तो बंद मुट्ठी के साइज का होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय, ये प्रोटेक्टेड होते हैं डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन से, जिसका नाम क्या है, पेरिकार्डियम। इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो हार्ट की वॉल है 2 लेयर थिक होती है, इनके बीच में जो फ्लूइड होता है उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर, हमारा जो हार्ट होते हैं उसमें 4 चैम्बर होता है। 2 रिलेटिवली स्मॉलर, जो ऊपर वाले चैम्बर हैं स्मॉलर होते हैं 2, वो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एट्रिया, और 2 लार्जर चैम्बर होते हैं लोअर साइड में, जिन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। देखिए ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम, एक थिन मस्कुलर वॉल होता है जिसका नाम क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम, जो कि राइट एंड लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करता है। इंटर एट्रियल सेप्टम राइट एंड लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करता है। चलिए सेप्टा यहां समझ में आ जाएगा। अपर वाले जो ये है आपका राइट एट्रिया, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ये है आपका लेफ्ट एट्रिया, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। जो अपर वाले 2 चैम्बर है स्मॉलर है जिन्हें एट्रिया कहते हैं, लोअर वाले दोनों चैम्बर लार्जर है जिन्हें वेंट्रिकल कहते हैं। दोनों एट्रिया को जो अलग कर रहा है वो है इंटर एट्रियल सेप्टम, वही बोल रहा है। थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, whereas ए थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। देखिए जो इंटर एट्रियल सेप्टम है ये थिन वॉल्ड होता है, लेकिन जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो थिक वॉल्ड होता है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ये थिक वॉल होता है जो कि राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से अलग करता है। सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। The atrium and ventricles of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called atrioventricular septum. अब देखिए इस एट्रिया को इस वेंट्रिकल से जो अलग कर रहा है वह थिक फाइब्रस टिश्यू है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है। आगे देखिए, each of these septa are provided with an opening through which 2 chambers of same side are connected. Opening between right atrium, opening between, हाँ ये देखिए, opening between right atrium and right ventricles guarded by a wall formed of 3 muscular flap or cusp, tricuspid wall। जो ट्राइकस्पिड वॉल होता है बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक।
तो ये आपको ध्यान रखना है। बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। यहाँ पर 2 कस्प आपको दिखेगा बिटवीन लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, और बिटवीन राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल आपको 3 कस्प दिखेंगे। इन्हें ट्राइकस्पिड वॉल कहा जाएगा, और लेफ्ट साइड में जो है इन्हें बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल कहा जाएगा। Whereas bicuspid or mitral valve guards the opening between the left atrium and left ventricle. The opening of right and left ventricle into the देखिए जो राइट वेंट्रिकल है उनकी ओपनिंग कहां पर होगी? पल्मोनरी आर्टरी में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उनकी ओपनिंग कहां होगी? एरोटा में होगी। और इनके बीच में जो वॉल्व पाया जाता है वो सेमील्यूनर वॉल्व है। पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा के बीच का जो वॉल्व है वो कौन सा है? सेमील्यूनर वॉल्व। जो ये वॉल्व है ये क्या करते हैं? हार्ट को अलाउ करते हैं ब्लड का फ्लो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो, ओनली वन डायरेक्शन में हो, इसको अलाउ करता है कौन? वॉल्व। फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी आर एरोटा। These valve prevent any backward flow। ये जो वॉल्व होते हैं बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। देखिए जो इंटायर हार्ट होता है बना होता है कार्डियक मसल का। वॉल ऑफ द वेंट्रिकल आर मच थिकर। वेंट्रिकल का जो वॉल होता है मच थिकर होता है, मोर थिक होता है एज कंपेयर टू एट्रिया। ए स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू। एक स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर होता है जिन्हें नोडल टिश्यू कहते हैं, जो कि हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सबसे पहले बात करते हैं ए पैच ऑफ टिश्यू का, जो कि प्रेजेंट होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में, जिसे हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड या फिर एसए नोड। एसए नोड कहां प्रेजेंट होगा? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया में प्रेजेंट होगा। देखिए जो एससी नोड है वो कहां प्रेजेंट होता है? यहाँ राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया में क्या प्रेजेंट होगा? एससी नोड। ये ध्यान रखना है आपको, एससी नोड कहां प्रेजेंट होता है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ, ये आपका राइट एट्रिया है ना। एंड अदर मास ऑफ द टिश्यू सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया में एक और आपको मास देखने को मिलेगा जिन्हें बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर। जो किसके क्लोजर होगा? एट्रियो, ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर है इसके क्लोजर होगा। वो कौन सा है? एवी नोड है। ये एसए नोड है और ये आपका क्या है? एवी नोड है। ठीक, तो आपका एसए नोड कहां पर है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया में। एवी नोड कहां है? जो है आपका राइट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। लोअर कॉर्नर ऑफ राइट किसकी क्लोज है? जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है इसके क्लोज प्रेजेंट है ये। अब देखिए आगे, ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, जिसे एवी बंडल कहते हैं, कंटिन्यू फ्रॉम द एवी नोड। एवी नोड से कौन निकलेगा? एवी बंडल। अब देखिए यहां से ये आपका अब यहां से निकलेगा एवी बंडल। अब ये जो एवी बंडल है ये डिवाइडेड होता है 2 ब्रांचेज में इस तरह। एक को राइट एवी बंडल बोलते हैं, एक को लेफ्ट एवी बंडल बोलते हैं। और ये सब क्या है? पुरकिंजे फाइबर। ऐसे डिब्बे टाइप का हार्ट बनाकर यहाँ पर समझ रहे हैं। यहाँ पर पूरा हार्ट का डायग्राम नहीं बना रहे हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, जिसे एवी बंडल कहा जाता है, कंटिन्यू फ्रॉम द एवी नोड विच पासेस थ्रू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। ये कहां से पास होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा से पास होता है।
emerge on the top of interventricular septum and immediately divides into right and left bundle. राइट एवी बंडल और लेफ्ट एवी बंडल में फिर ये डिवाइड हो जाता है। दीज ब्रांचेज, ये ब्रांचेज माइन्यूट फाइबर देती हैं पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में, जिसे हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर। ये जो आपको छोटे छोटे फाइबर दिख रहे हैं ये क्या है, पुरकिंजे फाइबर हैं। The nodal musculature has ability to generate action potential. इस नोडल मस्कुलेचर की एबिलिटी होती है नोडल एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई से। यह हमारा जो हार्ट होता है ये ऑटो एक्साइटेबल होता है। जो नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल होता है वो जनरेटेड होता है 1 मिनट में, वेरी करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम में। जो एसए नोड है वो जनरेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल कितना, 70 to 75 पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इट इज कॉल्ड पेस मेकर। जो एसए नोड है उसे पेस मेकर कहते हैं और एवी नोड को पेस सेटर कहते हैं। Our heart normally beats 70 to 75 times in 1 मिनट में हमारा हार्ट 70 से 75 बार बीट करता है। एवरेज की बात करें तो 72 बीट पर मिनट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियक साइकिल का। जो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है। आइए देखते हैं। Begin with the all 4 chamber of heart in relax stage. जब 4 chamber of heart relax state में होता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल बोलते हैं, जो कि 0.4 सेकेंड का ड्यूरेशन होता है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल ओपन होते हैं ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल ओपन होते हैं। ब्लड फ्रॉम द ब्लड पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कावा से लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में फिल हो रहा होता है थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपका हार्ट है, ये है आपका राइट एट्रिया, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ये है आपका लेफ्ट एट्रिया, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए जो आपका राइट वेंट्रिकल है यहां से आपका, चलिए यहां से देख लेते हैं। ये देखिए जॉइंट ये जो चारों चैम्बर है ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होते हैं, ये रिलैक्स कंडीशन में होते हैं। अब यहाँ पर जो ये आपका ज्वाइंट डायस्टोल में जो ट्राइकस्पिड वॉल है और बाइकस्पिड वॉल है ये ओपन होते हैं और सेमी ल्यूनर वॉल क्लोज होते हैं। अब देखिए जो यहाँ पर ये ब्लड का फिल, इधर वेना कावा से ब्लड कहाँ फिल हो रहा होगा, राइट एट्रिया में, और इधर पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ आ रहा होगा, लेफ्ट एट्रिया में। इस तरह से पूरा हार्ट यहाँ पर ब्लड से फिल हो रहा होगा, वही बोल रहा है ये। आइए आगे देखते हैं। वही बोल रहा है द वाल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली द वन डायरेक्शन। हम लोग कार्डियक साइकिल पे हैं। हाँ तो देखिए वही आपका बोल रहा है कि रिलैक्स जो 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर रिलैक्स स्टेट, दैट इज दे आर इन ज्वाइंट डायस्टोल, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन। ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं। ब्लड फ्रॉम द ब्लड पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा से कहाँ फिल हो रहा होगा, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में। किससे होते हुए, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया से। जो पल्मोनरी वेन है वो ब्लड सबसे पहले कहाँ लेकर आ जाएगी, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इधर आपका जो वेना कावा है वो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में लेकर जाएगा, वही ये बोल रहा है। और इस टाइम पर सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होता है।
ज्वाइंट डायस्टोल में ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं और सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं। SC node now generate an action potential, stimulate both atria। अब दोनों एट्रिया एक साथ स्टिमुलेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड, जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज करता है वेंट्रिकल में अबाउट 30%। अब ब्लड का जो फ्लो है वो 30% जो है वेंट्रिकल में भरना स्टार्ट होता है, किसके वजह से, इस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम पे 70% ब्लड का फिलिंग वेंट्रिकल में हो चुका होता है, बाकी का जो 30% है जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है तब वेंट्रिकल में ब्लड फिल होता है। अब देखिए नेक्स्ट, द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द AV नोड एंड AV बंडल from where the bundle of his transmitted it through the entire ventricular musculature। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बंडल ऑफ हिस किसे कहते हैं, राइट बंडल, लेफ्ट बंडल along with Purkinje fiber is called bundle of his। cause the ventricular muscle, अब वेंट्रिकल की जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी जिसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे। और उस टाइम पर एट्रिया, जिस टाइम वो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी टाइम पर एट्रिया में रिलैक्सेशन होता है, कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और यहाँ पर जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो कोइंसाइड करता है। द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेज द वेंट्रिकुलर, जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता है और जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन एट्रिया। एज वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस फर्दर, वेंट्रिकल का प्रेशर और इंक्रीज करता है, देन सेमील्यूनर वॉल्व जो है वो कैसे होते हैं, फोर्सली ओपन हो जाते हैं। पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा आर फोर्स्ड ओपन, जो सेमील्यूनर वॉल्व पल्मोनरी आर्टरी में होगा, एरोटा में होगा, वो फोर्सली ओपन हो जाएगा। और ब्लड कहाँ, अलाउिंग द ब्लड इन वेंट्रिकल टू फ्लो थ्रू द वेसल्स। अब ब्लड वेंट्रिकल से वेसल्स में जाने लगेगा एंड देन सर्कुलेटरी पाथवे। वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, अब वेंट्रिकल जब रिलैक्स करती है तो इन्हें वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहेंगे। एंड वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज करेगा, फॉल होगा, तब क्लोजर हो जाएगा सेमील्यूनर वॉल का एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। और बैक फ्लो ना हो ब्लड का उसे ये प्रिवेंट करेगा। एज द फर्दर वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन, the tricuspid and bicuspid valve pushed open by the pressure in atria exerted by blood which was being emptied into them by the vein। अब देखिए blood now once again move freely to the ventricle। अगेन वही कंडीशन आ जाएगा, कौन सा, ज्वाइंट डायस्टोल। और यह लगातार रिपीट होगा। देखिए soon SC node generate a new action potential and events described above repeated in that sequence। अब फिर वापस से ये उसी सीक्वेंस को रिपीट करेंगे। देखिए द सिक्वेंशियल इवेंट इन हार्ट इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में सिस्टोल होता है और डायस्टोल। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन को कहेंगे, डायस्टोल रिलैक्सेशन को कहेंगे। बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट होता है। दैट मेनी कार्डियक साइकिल परफॉर्म्ड पर मिनट, बहुत मेनी कार्डियक साइकिल परफॉर्म होती है। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस दैट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है, 0.8 सेकेंड। During a cardiac cycle, each ventricle pump out approximately 70 ml blood। Each cardiac cycle में each ventricle कितना ब्लड पंप करता है, 70 ml, जिसे बोलते हैं क्या, स्ट्रोक वाल्व। ध्यान रखिएगा, एक कार्डियक साइकिल में ईच वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है, 70 ml, जिसे कहेंगे स्ट्रोक वाल्व। देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं
तब हमें कार्डियक आउटपुट मिलता है। Therefore, the cardiac output defined as the volume of blood pumped out by each ventricle, जो हमारा each ventricle है पर मिनट कितना ब्लड पंप करता है 5000 ml या फिर 5 लीटर in a healthy individual. Body has ability to alter the stroke volume as well as heart rate and thereby the cardiac output. एग्जाम्पल, कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट, जो कार्डियक आउटपुट होता है एक एथलीट का वो हायर होता है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी मैन, या फिर साधारण मैन की बात करें, जो प्लेयर होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनका जो कार्डियक आउटपुट होता है वो हायर होता है। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, पानी पी लें थोड़ा। During each cardiac cycle, two prominent sounds are produced, easily heard through a stethoscope. During each cardiac cycle, दो हमें यहाँ साउंड सुनाई देती है जिन्हें हम स्टेथोस्कोप से आसानी से सुन सकते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड को क्या कहेंगे? लब कहेंगे। ये हमें तब सुनाई देगा जब ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगी। सेकेंड हार्ट साउंड हमें तब सुनाई देगा जिसका नाम डब है, जब यहाँ पर सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होगा। देखिए, जब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड हमें सुनाई देती है जिसका नाम है लब, और हमें जब सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होता है तब हमें सुनाई देता है सेकेंड हार्ट साउंड जिसका नाम है डब। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, और जो हमें पेपर मिलता है वो क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। आइए देखते हैं। देखिए, नॉर्मली तो यहाँ पे एक पेशेंट इज हुक्ड अप टू मॉनिटरिंग द मशीन दैट शोज वोल्टेज ट्रेसेस ऑन ए स्क्रीन एंड मेक द साउंड। आप देखते हैं वहां पर जब कोई पेशेंट एडमिट होता है, सामने स्क्रीन पर चल रहा होता है, इस तरह से आवाज सुनाई देती है पिप पिप का, तो समझ लो जो पेशेंट है वो नॉर्मल है। जब ये पी की आवाज आने लगे और ये जो लाइनिंग है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, तो समझ लो कि कार्डियक अरेस्ट हो गया है, पेशेंट का जो हार्ट बीट है वो स्टॉप हो गया है। दिस मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और पेपर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ECG a graphical representation of electrical activity of the heart during a cardiac cycle. Obtain a standard ECG. ये देखिए, हमको इस तरह से ECG का वेव दिखता है। ये रिप्रेजेंट करता है P वेव को, ये आपको रिप्रेजेंट करता है QRS वेव को, और ये आपको T वेव को रिप्रेजेंट करता है। आइए यहाँ देखते हैं। स्टैंडर्ड ईसीजी के लिए क्या करते हैं? एक पेशेंट को कनेक्ट करते हैं एक मशीन से जिसमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होते हैं। ईच रिस्ट में एक एक लीड लगाएंगे एंड एक लेफ्ट एंकल में लगाएंगे और कंटिन्यूअस मॉनिटर करेंगे हार्ट के एक्टिविटी को। देखिए, और अगर फॉर ए डिटेल इवैल्यूएशन ऑफ हार्ट फंक्शन, डिटेल अगर इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, मूल्यांकन करना चाहते हैं हार्ट के फंक्शन का, तो मल्टीपल लीड्स अटैच करते हैं चेस्ट रीजन में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, हम बात करते हैं जो ईसीजी में पीक बनते हैं वो कौन किसको क्या रिप्रेजेंट करता है। बात करते हैं पी वेव का, तो ये डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट करता है। और बात करते हैं QRS वेव को, ये डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है, और टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को डिनोट करता है। देखिए, यहाँ लिखा है P wave represent the electrical excitation or depolarization of atria, and QRS complex represent depolarization of ventricle which initiate ventricular contraction. एंड देखिए, जो टी वेव है वो रिप्रेजेंट करता है
रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल, बोले तो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। एंड ऑफ टी वेव मार्क करता है एंड ऑफ सिस्टोल को। देखिए जो है काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स दैट अकर इन ए गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर किसी इंडिविजुअल के हार्ट बीट रेट को हमें समझना है तो हमें QRS कॉम्प्लेक्स को काउंट करना होगा। देखिए अगर एनी डेविएशन हमें दिखाई दे इन किसी शेप में तो इसका मतलब कोई एबनॉर्मलिटी है या फिर कोई डिजीज है। जो ECG का ग्राफ बनकर आता है, अगर कोई डेविएशन हमें उनके शेप में दिखाई देता है इसका मतलब कोई एबनॉर्मलिटी है या फिर कोई डिजीज है। चलिए पढ़ते हैं डबल सर्कुलेशन। ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय फिक्स्ड रूट थ्रू द ब्लड वेसल्स, वो क्या है? आर्टरी एंड वेन्स। ईच आर्टरी एंड वेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। ईच आर्टरी और वेन में 3 लेयर होती है। इनर वाली लेयर स्क्वेमस एंडोथेलियम होती है जिनका नाम क्या है? ट्यूनिका इंटाइमा। एंड मिडिल वाली जो लेयर होती है वो स्मूथ मसल्स होती है और इलास्टिक फाइबर्स होती है जिसका नाम है ट्यूनिका मीडिया। मतलब जो इनर वाली लेयर है ट्यूनिका एंटाइमा है जो कि बनी होती है स्क्वेमस एंडोथेलियम की। मिडिल वाली का नाम ट्यूनिका मीडिया है जो कि स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर की बनी होती है। एंड जो एक्सटर्नल लेयर होती है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर की बनी होती है जिसका नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ईच ब्लड वेसल्स लाइन की 3 लेयर्ड होती हैं। आउटर जो इनर है ट्यूनिका एंटाइमा है, मिडिल ट्यूनिका मीडिया है, इनर ट्यूनिका एक्सटर्ना है। जो ट्यूनिका एंटाइमा है स्क्वेमस एंडोथेलियम की बनी होती है। ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर की बनी होती है। ट्यूनिका एक्सटर्ना फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर की बनी होती है। देखिए ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन वेन। वेन में ट्यूनिका मीडिया थिन होती है, इसी वजह से वेन का जो ल्यूमेन होता है वो वाइडर होता है। देखिए ब्लड पम्प्ड बाय राइट वेंट्रिकल इंटर द पल्मोनरी आर्टरी whereas left ventricle blood pump into the aorta. Deoxygenated blood pump into the pulmonary artery is passed on to the lungs from where oxygenated blood is carried by pulmonary veins into the left atria. This pathway constitutes the pulmonary circulation. Pulmonary circulation अभी हमने बताया था हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट। हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका कहाँ जाएगा? ब्लड लंग्स में, फिर लंग्स से हार्ट के राइट एट्रिया में आएगा। यही आपका क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन है। हार्ट के कहाँ से पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट में कहाँ से शुरू होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स से लेफ्ट एट्रिया पर आकर फिनिश होगा। ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन है। देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटरिंग द एओर्टा इज कैरीड बाय ए नेटवर्क ऑफ arterioles and capillaries to the tissues from where deoxygenated blood is collectively by a system of venous veins and vena cava and emptied into the right atrium. अब बॉडी टिश्यू से वेन्स, वेना कावा इन सबसे कहाँ पहुंचेगा ब्लड? राइट एट्रियम में। दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये क्या कहलाएगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन आपके बॉडी के टिश्यू के आसपास का जो सर्कुलेशन है, मतलब हार्ट टू बॉडी पार्ट टू हार्ट। हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा, बॉडी पार्ट में ब्लड आएगा, बॉडी पार्ट से हार्ट के राइट एट्रिया तक जाएगा, जिसे हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस टू द टिश्यूज and takes carbon dioxide and other harmful substances away for elimination. A unique vascular connection exists between digestive tract and liver. एक यूनिक वस्कुलर कनेक्शन देखने को मिलेगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर के बीच में, जिसे बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये देखिए हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। वैसे तो जो ब्लड है वो हमारे बॉडी पार्ट से हार्ट को जाता है, लेकिन यहाँ पर इंटेस्टाइन से लीवर को जाता है, फिर हार्ट को जाता है। इस वजह से क्या बोलते हैं? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम।
hepatic portal vein carries blood. Hepatic portal vein carries blood from intestine to liver before it delivers systemic circulation. A special coronary system of blood vessels present in our body exclusively for circulation of blood to and from the cardiac musculature. ये देखिए, ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन है, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट। मतलब आपका कहां से स्टार्ट हुआ पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा एंड खत्म कहां पर होगा, लेफ्ट एट्रिया में। सिस्टमिक सर्कुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा और राइट एट्रिया में फिनिश होगा। अब देखिए, ये जो आपको दिखाया गया है, ये देखिए आउटर वाली जो सबसे लेयर है, मिडिल वाली और इनर वाली आर्टरी की दिखाई गई है, ये वेन्स की दिखाई गई है। देखिए, जो वेन्स का मिडिल वाला है, जिसे हम ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, वो थिन होता है, इसलिए वेन की जो ल्यूमेन है वो कैसा होता है, वाइडर होता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड स्ट्रिक्टली, मतलब ये ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशल मसल्स। वो क्या है, नोडल टिश्यू है। हार्ट को कलेक्टिवली, हार्ट जो है हमारा मायोजेनिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारी हार्ट की जो मसल है, वो जो एसए नोड है खुद इनिशिएट करवाती है कॉन्ट्रैक्शन, इस वजह से मायोजेनिक कहा जाता है। ये स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लांगाटा, एक स्पेशल न्यूरल सेंटर पाया जाता है मेडुला ऑब्लांगाटा में, जो कि कार्डियक फंक्शन को क्या करती है, मॉडरेट करती है थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। देखिए, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो जो है उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है, जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगा और जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज कर जाएगा। और जब पैरासिम्पैथेटिक की वजह से क्या होगा, जब ये सिग्नल भेजेगा तो जो हार्ट रेट बढ़ा हुआ था वो कम हो जाएगा, जो स्पीड ऑफ कंडक्शन था एक्शन पोटेंशियल का वो कम हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। जो एड्रेनलिन मेडुलरी हार्मोन होता है वो भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ाती है, जो एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन होती है वो भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ाती है। चलिए, यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़ेंगे। पहला है हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। देखिए, अगर हाइपरटेंशन, देखिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो कितना होता है, 120/80, बट हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो 140/90 होगा। जो ऊपर वाला होता है वो सिस्टोलिक को बताता है, जो नीचे लिखा रहता है वो डायस्टोलिक को बताता है। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो हार्ट की डिजीजेज होती हैं ये वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती हैं, लाइक ब्रेन और किडनी को। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को शॉर्ट फॉर्म में CAD, कैड भी बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैसे होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। बेसिकली इसमें वेसल्स है वो अफेक्टेड हो जाता है, जो कि हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरी अफेक्ट होती है। कोरोनरी आर्टरी में कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है। ये है कोरोनरी आर्टरी। अब यहाँ पर डिपोजिशन होने लगता है कैल्शियम आयन का, कोलेस्ट्रॉल का, फैटी टिश्यू का, जिसकी वजह से देखिए ये जो ल्यूमेन है ये कैसा हो जाएगा, नैरो हो जाता है और यहाँ पर हमारे हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, वो अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट डिजीज है अंजाइना। अंजाइना को क्या कहते हैं, अंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, इसमें एक्यूट चेस्ट पेन होता है, क्यों, क्योंकि नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट। जो देखिए बेसिकली जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है इसी की वजह से अंजाइना भी होती है, हार्ट के मसल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से एक्यूट चेस्ट पेन होता है। अंजाइना जो होती है मेन एंड वुमेन दोनों में किसी भी एज में हो सकती है, बट मोस्ट कॉमन किस में होती है, मिडिल एज में एंड एल्डरली में।
इसमें क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है वो अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट है हार्ट फेल्योर। देखिए हार्ट फेल्योर क्या है। हार्ट फेल्योर मीन्स स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ बॉडी। जितना ब्लड हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना ब्लड हमारा हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, इसे क्या बोलेंगे, हार्ट फेल्योर। कभी कभी इसे कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लंग्स का कंजेशन, इसमें लंग्स का कंजेशन होने लगता है। वन ऑफ द मेन सिम्टम है इस डिजीज। अगर पूछा गया जाएगा कंजेशन ऑफ लंग्स कौन से डिजीज का सिम्टम है, तो ये है हार्ट फेल्योर का। अब देखिए अब एक टर्म आता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या है, हार्ट स्टॉप बीटिंग। एक टर्म आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का क्या है, सडनली अगर हार्ट की मसल डैमेज हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, हार्ट अटैक कहेंगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम जल्द ही आपके लिए लेकर आने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ओके।